राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में NIF के 11वें द्वितीय वार्षिक राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने स्पोर्ट्स ग्राउंड में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2023 का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम न केवल इनोवेटर्स की उपलब्धियों बल्कि रचनात्मकता, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना का भी जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फाइन एक अनूठा प्रयास है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देता है और नागरिकों को उद्यमिता शुरू करने और भारत और विदेशों में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत वर्ष दुनिया की प्रथम श्रेणी के देशों में खड़ा है और ये इसलिए संभव हुआ है कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को उच्चतम प्राथमिकता दी। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome you all to Rashtrapati Bhavan. We have gathered here today to celebrate the Festival of Innovation and Creativity. The spirit of entrepreneurship and the zeal to find solutions to challenging problems should indeed be encouraged and rewarded. India has been a land of innovations and inventions. We all are aware about the inventions and innovations of Indian Indus Valley civilization, such as systematic drainage system and planned architecture, irrigation system, metallurgy techniques, and many more. In those times, our ancestors were able to develop technologically advanced structures. Today, we are living in an era of technology. So, it is our responsibility to make use of technology and bring such innovation which can transform the way of life of the people. Today, we have an organized database and a diverse innovation ecosystem which is evident from the awards presented today. The 11th Biennial National Grassroots Innovation and Outstanding Traditional Knowledge Award of the National Innovation Foundation support and enrich the diversification approach of Indian innovation ecosystem. I congratulate the Minister of Science and Technology and National Innovation Foundation for this commendable initiative towards recognizing and rewarding the creativity and spirit of innovation in the people of the country. Fine Festival and Innovation and Entrepreneurship is a unique effort which promotes science, technology and innovation and encourages the citizen to undertake entrepreneurship and make their mark in India and abroad. Ladies and gentlemen, citizens at the grassroots have the potential to come up with science and technology based innovative solutions and serve the country to the best of their abilities. NIF plays significant role in encouraging and supporting such innovators. राष्ट्रपति जी गत 8-9 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को लेकर के भारत ने अनेकों आयाम हासिल किए हैं और आज ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में खड़ा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को उच्चतम प्राथमिकता दी, वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक के साथ जुड़े विषयों को इज्जत दी और साथ ही साथ व्यक्तिगत रुचि एवं हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अनेकों नए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए, योजनाएं प्रारंभ की जो नवाचार को भारतवासियों के जीवन का एक हिस्सा बना सके। और 9 वर्ष के भीतर, जहां शायद 2014 से पहले बहुत सारे लोगों को ये भी ज्ञात नहीं था कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, आज स्थिति यह है कि भारतवर्ष दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर खड़ा है। वी आर नंबर 3 इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये निरंतर प्रोत्साहन, प्रयास, सहयोग, सहायता जो हमें प्रधानमंत्री से मिलता रहा है उसके कारण संभव हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये जो दृष्टिकोण का बदलाव है वो बदलाव प्रधानमंत्री के मन में सीमा पर कठिनाई भरा जीवन जीते हुए हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे सेना के जवान और यहाँ के नागरिक उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गाँव के अंदर विकास को पहुँचाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वाइब्रेंट विलेज योजना अरुणाचल प्रदेश के गाँवों को भरपूर विकास
विकास की ओर ले जाने की योजना है। मैं आज सच अर्थ में यहाँ आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ। मित्रों, किबुथु की ये धरती जहाँ से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहाँ जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूँ। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, हमारे जवान, हमारे सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। मित्रों, आज यहाँ पर इस गांव में वाइब्रेंट विलेज में समाया गया एक गांव है, चाहे किबुथु हो चाहे कुहा हो, ये सभी गांव एक जमाना था। 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक, 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांवों के विकास की काम है। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, ये सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब इस सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। अरुणाचल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। नीचे प्रेमा खांडू, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये जो डबल इंजन की सरकार है वो अरुणाचल को समग्र देश में छोटे राज्यों में सबसे विकसित राज्य बनाएगी। इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज वाइब्रेंट विलेज के गांव वासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि असमय अतिवृष्टि के रूप में हमने इसके दुष्परिणामों को देखा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कहीं न कहीं ये क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन गए हैं। इन चुनौतियों के बीच रास्ता भी निकालना होगा। सीएम योगी ने कहा कि हम सबके लिए ये गौरव का विषय है कि भारत पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की नई राह दिखाने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप पधारे हैं। आप सबका भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में भागीदार आप बनने जा रहे हैं। अथर्ववेद का एक सुख जो हमें किस रूप में इस धरती के प्रति अगाध निष्ठा को प्रदर्शित करने के संस्कारों के साथ जोड़ता है। सूक्त कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है?
ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे दायित्व किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज की एक चुनौती है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि होना, इस बार हम देख रहे थे, विगत वर्ष ही देख रहे थे, अक्सर 15 जून के आसपास मानसून आता था। जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई में 1-2 बार बारिश हुई, पूरा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त सूखा बीत गया और यहाँ पर मानसून कब आया? अक्टूबर में। लोग ये मान के चलते हैं कि उस समय तो बरसात होगी ही नहीं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों को अक्टूबर के महीने में बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से हूं, मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा और हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है। भारत उसे एक नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है उससे कई ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। वो सबके बीच इतनी बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, एक समय पर्याप्त मात्रा में वनाच्छादन भी था, लेकिन समय के अनुरूप जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वन कटते गए। लेकिन 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ उस समय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे तो उस कार्यक्रम में मैंने वन विभाग से कहा था, मैंने कहा एक लक्ष्य लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाइए, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम होने चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 135 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किया। प्रत्येक देशवासी को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सफल होगा। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का और आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति के शुभारंभ सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप सबको प्रदेश की पहली कार्यकारिणी में नया दायित्व मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी ही सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही संस्कृति एवं परंपरा की भी वाहक है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी पुरातन विचार संस्कृति, हमारा जो सनातन युग था, उस संस्कृति की ओर पुनः लौट रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबको मातृशक्ति को नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब लोग पहली जो प्रदेश की कार्यकारिणी हो रही है उस पहली प्रदेश की कार्यकारिणी में आप सबको ये नया दायित्व भी मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है, नया काम मिला है, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ। हम सभी लोगों को ठीक प्रकार से पता है कि भारतीय संस्कृति में
अर्धनारीश्वर की उपासना करने वाली संस्कृति हमारी रही है। इसलिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी तू नारायणी। अब देखिए, जो हमारी जो संस्कृति है वो न तो नूतन है न पुरातन है, वो सनातन है। यानी कि पुरातन है तो पुरानी हो गई, नूतन है तो नई हो गई, और सनातन है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। और भारतीय संस्कृति में स्त्री ही सृष्टि की समग्र अधिष्ठात्री है, क्योंकि नारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही संस्कृति एवं जो हमारी परंपराएं हैं उसकी भी वाहक है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को हमेशा से बहुत उच्च स्थान प्राप्त रहा है। चाहे आज रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, जीजाबाई की बात करें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें और सती सावित्री की बात करें, अनेकों नारियों ने अपने क्षमता के बूते समय समय पर अपने तप के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी साधना के बल पर हमेशा अपने को प्रमाणित करने का काम। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी पुनः जो हमारी पुरातन विचार संस्कृति, हमारा सनातन जो युग था, उस संस्कृति की ओर पुनः लौट रहा है। पुनः वही परम वैभव हमारा, पुनः हमारी वही संस्कृति आज परम वैभव की ओर पूरी दुनिया की ओर आगे बढ़ रही है। आज हम महिला विकास से आगे बढ़कर ऐसे समय में महिलाएं मातृशक्ति अब केवल महिला विकास तक ही सीमित नहीं है, अब नेतृत्व कर रहा है। आप सभी महिला जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं, प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है, 50% आधी आबादी, उसका आप सब लोग कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सभी हमारे देश और प्रदेश के समृद्ध और जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण दायित्व है, एक तो आपको परिवार का दायित्व है, एक आपको संगठन का दायित्व है, और संगठन के ऊपर से भी जो मैं कह रहा हूँ कि अति महत्वपूर्ण जो दायित्व है, हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। आप सब लोग पहली कार्यकारिणी में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक हमारी सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाए गए डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान की समाप्ति पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया, जिसके विरोध में आप पार्टी ने 13 मार्च से डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। इस अभियान को दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि आज यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और हमें जनता का भरपूर सहयोग मिला है। वहीं इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान की सफलता पर दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर शिक्षा के एक नए मॉडल को, नए कीर्तिमान को स्थापित किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, आज ये दोनों मंत्री गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद लोगों के अंदर एक बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हुआ। इसको लेकर के मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर कैंपेन करके मोहल्ला सभा करके लोगों की राय चिट्ठी के माध्यम से एकत्रित करेंगे। इसके लिए 13 मार्च से ये डोर टू डोर अभियान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में, दिल्ली के अंदर 2800 पोलिंग स्टेशंस पे ये डोर टू डोर कैंपेन संचालित किया गया। पिछले लगभग 1 महीने के दौरान हमने 10 लाख प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठियां साइन करके समर्थन व्यक्त करने का लक्ष्य रखा था। कल हमारा वो लक्ष्य पूरा हुआ है। लगभग इसमें 1 महीने ये कैंपेन चला और इसमें दिल्ली के 10 लाख लोगों ने
चिट्ठियों पर साइन करके अपना नाम, पता और नंबर दे करके अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है। मैं चाहता हूं एक बार सौरभ भाई से ऑफिस की चिट्ठी एक बार आपको दिखा दें जो साइन करके लोगों ने दिया है। आप ये सामने सारे चिट्ठियों का बंडल आप देख रहे हैं जो दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से साइन करके पार्टी कार्यालय में लोगों ने सबमिट किया है। इस अभियान में हमारे सभी लोकसभा इंचार्ज, सभी जिला के इंचार्ज, हमारे कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के सभी माननीय विधायक, माननीय पार्षदों ने सघन तरीके से अभियान को चलाया और 10 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन पत्र आम आदमी पार्टी ने एकत्रित किया है। इसको लेकर के ये अभियान चलाया गया था जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संगठन के, प्रदेश के लोग हों, लोकसभा के संगठन के लोग हों, जिला संगठन के लोग हों, हमारे जिला अध्यक्ष हों, लोकसभा इंचार्जेस हों, विधानसभा के अध्यक्ष हों, वार्ड के अध्यक्ष हों, और सबसे ज्यादा हमारे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ बूथ पे जो कार्यकर्ता हैं वो हों, उन सब ने दिन रात मेहनत करके एक एक घर में दरवाजा खटखटा के लोगों को ये चिट्ठी दिखाई और दिल्ली के लोगों ने ये चिट्ठी साइन की। और अब ये चिट्ठियां, करीब 10 लाख से ज्यादा चिट्ठियां निवेदन के रूप में प्रधानमंत्री जी को दी जाएंगी। मैं दिल्ली वालों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस दिल्ली की मुहिम में हमारा साथ दिया और अपना आशीर्वाद दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी सदस्यों सैयद नसीर हुसैन और प्रणय झा के साथ चुनाव आयोग से बाहर आने के बाद मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जगह जगह चुनाव का माहौल बना हुआ है और हम कर्नाटक में होने वाले चुनाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिले। हम बेहद संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि उन्होंने बहुत गहराई से, सूझबूझ के साथ हमारी बात को सुना और समझा और उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ा है। आज हमारी बहुत संतुष्टजनक हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। हम गए थे क्योंकि अब चुनाव का माहौल बन रहा है 2-4 प्रांतों में, और जहाँ जहाँ चुनाव का माहौल है वहाँ पर विषय उठते हैं। हमको जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो वहाँ से भेजते हैं, कुछ आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप इस बात को रखें। एक तो छोटा चुनाव एक पंजाब में है, तो पंजाब में जो भी वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो भी निर्णय होते हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान देने इलेक्शन कमीशन वाले, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। लेकिन कर्नाटक के संबंध में कुछ विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्नाटक के संबंध में थे और हम बहुत संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुकून से हमारी बात को सुना, समझा और उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर की, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। कर्नाटक के संबंध में 2-3 विषय उठे थे। एक विषय ये था, अब हमारे भाई नासिर साहब वहीं से हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी हैं, इन्होंने भी विस्तार से इस बात को कहा कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय, यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में, लास्ट माइल में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए। हमने ये निवेदन किया इलेक्शन कमीशन से कि जो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से, यानी कि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से उनको मिलता है, जुरिस्डिक्शन जो है उनका अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन जहां पर कोई ऐसी बात बिल्कुल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले हुई हो जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय रहेगा, उस पर ध्यानपूर्वक उस पर जांच करने की आवश्यकता और उस पर माइंड एप्लीकेशन की आवश्यकता है। जो हमें बड़ा हर्ष ये कहने में है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कभी
जैसे भी वो निर्णय लिया गया हो, अगर उस निर्णय का प्रभाव कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय में यानी कि इलेक्शन के समय में है तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान 2 अन्य पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। आरएमएल अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को खारिज किया। दिल्ली पुलिस ने कुछ ग्रेनाइट बरामद किए और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। करीब 7 से 8 देसी ग्रेनाइट बरामद। राजस्थान में गर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, जहां बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान बांसवाड़ा में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ALS एम्बुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली में वाहन को स्क्रैप करवाने में परिवहन विभाग का ऐप करेगा मदद, चल रही तैयारी। CDS जनरल अनिल चौहान ने किया सेना के पूर्व मुख्यालय का दौरा। मुझे आज मदर इंडिया मैगजीन माननीय संपादक जी की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 23वें वर्ष में यह मैगजीन प्रवेश कर गई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश की आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये मैगजीन घर घर तक पहुँच रही है, ये 23 वर्ष पूरे कर चुकी है। मैं भी जनता से यही अपील करूंगा कि अच्छे सुझाव के लिए इस मैगजीन, मदर इंडिया मैगजीन को पढ़ें और अपने भी सुझाव इनको दें जिससे लोगों तक ये पहुँचे। इसमें हर तरह के एक्टिविटी, हर नेता की एक्टिविटी इसके अंदर मौजूद है और क्षेत्र, दिल्ली के हर क्षेत्र की एक्टिविटी इसमें मौजूद है। मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी है इस मैगजीन को दें और मैगजीन आपको प्रसारण करेगी, आपके क्षेत्र में मैगजीन जाएगी। इसके लिए मैं इस मैगजीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम किया है जनता के बीच पहुँचने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं ललित सुमन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मदर इंडिया इस साल 23वें वर्ष में आ चुका है, यानी कि 23 वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को, और मुझे भी काफ़ी वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को पढ़ते पढ़ते, मदर इंडिया को पढ़ते पढ़ते। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है मदर इंडिया पढ़ने से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर अपना राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी मदर इंडिया जरूर पढ़ें। आपकी पसंदीदा मैगजीन मदर इंडिया अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। लेटेस्ट मैगजीन पाने या लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज से
अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें मदर इंडिया मैगजीन ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।